अब आता है लेक्चर 13 दैट इज़ कंपाउंड मशीन। ठीक है, तो सेपरेटली ख़त्म हो गया, सेल्फ एक्साइटेड में शंट सीरीज ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता है कंपाउंड मशीन। कंपाउंड दो तरह का होता है, दैट इज़ लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, और इसी में एक आता है डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड मशीन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें शंट वाइंडिंग होता है और सीरीज वाइंडिंग होता है, दोनों होता है। ठीक है, शंट मतलब क्या, शंट मतलब पैरेलल, कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल तुम्हारा स्टेटर में वाइंडिंग होगा पैरेलल में, और विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल तुम्हारा स्टेटर में वाइंडिंग होगा सीरीज़ में भी। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेटिंग वाइंडिंग होता है वो पैरेलल वाइंडिंग होता है, दैट इज़ शंट। ठीक है, तो स्टेटर का जो मेन फील्ड होगा वो शंट ही बनाएगा, मतलब जो पैरेलल फील्ड है, पैरेलल कॉइल है, उसका जो फील्ड बनेगा वही स्टेटर का मेन फील्ड होगा। ठीक है, जो सीरीज़ वाला फील्ड होगा दैट इज़ कंपाउंड में क्या होता है, शंट और सीरीज़ दोनों होता है, तो सीरीज़ वाला जो फील्ड है वो एड ऑन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर स्टेटर में अगर वो ऐड कर रहा है तो उसको क्यूमुलेटिव कंपाउंड बोलेंगे, और अगर स्टेटर के पोल्स में वो अगर सब्सट्रैक्ट कर रहा है स्टेटर के पोल्स को तो उसको डिफरेंशियली कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब आता है लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। लॉन्ग शंट कहने का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग शंट बोलने का मतलब जो पैरेलल में हम लोग कॉइल दिए हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज़। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग शंट। सेल्फ एक्साइटेड मतलब जनरेटर के बाद बाहर सिर्फ दो ही टर्मिनल रहेगा। ठीक है, और ये लॉन्ग शंट में क्या, जैसा कि पहले बताया कि पैरेलल फील्ड डोमिनेट करेगा और सीरीज़ फील्ड एड ऑन में रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद डॉट अक्रॉस क्या होता है, तो देखो जो कॉइल होता है डॉट अक्रॉस क्या बताता है, डॉट अक्रॉस बेसिकली करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि कॉइल किस तरह से लपेटा गया है वो तुम्हारा डॉट अक्रॉस बताता है। ठीक है, मतलब कॉइल बाहर से अंदर की तरफ लपेटा गया है या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये अंदर से बाहर गया है तो अलग डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा, और वही करंट बाहर से अंदर जाएगा तो अलग डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो कॉइल में तुम्हारा डॉट क्या बताता है, डॉट ये बताता है कि करंट उसमें किधर से इंटर कर रहा है। जैसे इस कॉइल में देखो डॉट यहाँ पे है, क्रॉस डॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों डॉट में, एक डॉट में अगर करंट इंटर कर रहा है तो दूसरा डॉट में भी करंट इंटर करेगा। ठीक है, और दूसरा सीन, मान लो एक डॉट से करंट अगर एग्जिट कर रहा है, ठीक ना, तो दूसरा डॉट से देखो करंट इंटर कर रहा है, इसका मतलब ये जो फील्ड बनेगा और ये जो फील्ड बनेगा अपोजिट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट से करंट लीव कर रहा है जबकि यहाँ डॉट से करंट इंटर कर रहा है। डॉट तुम्हारा एक वाइंडिंग के नेचर को बताता है। ठीक ना, कि मान लो ये क्लॉकवाइज है, डॉट तुम्हारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसमें करंट उल्टा घुसा जबकि इसमें करंट सीधा घुसा, तो दोनों का फ्लक्स अपोजिट। ठीक है, अब आते हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, पहले आता है लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो पहले कंपाउंड जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, क्यूमुलेटिव में क्या बोले थे कि पैरेलल का फील्ड डोमिनेट करेगा और सीरीज़ का फील्ड ऐड करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ वाइंडिंग हो गया, तो इसमें देख लो, पहले ये समझो कि सीरीज़ और पैरेलल कैसे हो रहा है। तो लॉन्ग शंट बोलने का मतलब जो शंट ब्रांच है वो पैरेलल होगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल, और सीरीज़ वाला क्या होगा, सीरीज़ में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने से पहले तुम इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल समझो। तो ये देखो ये जनरेटर है, जनरेटर में करंट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो प्राइम मूवर को रेटेड आरपीएम से नचा दिए और जनरेटर से करंट प्रोड्यूस किए, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ आई है वो डॉट से इंटर किया। ठीक है, और ये करंट फिर ब्रेक कर गया, मतलब पैरेलली डिवाइड कर गया। तो देखो सीरीज़ वाइंडिंग को कंप्लीट किया, ये करंट जब सीरीज़ में घुसा तो सीरीज़ वाइंडिंग को कंप्लीट करके ये पैरेलली डिवाइड किया। ठीक है, एक डायरेक्शन में लोड को गया है, दूसरा डायरेक्शन में फील्ड को गया है। ठीक है, तो इसके क्या समझ में आता है कि सीरीज़ का एक ठो वाइंडिंग तुम्हारा नॉर्थ पे, मतलब एक पोल पे और दूसरा पोल पे रहेगा। तो कहने का मतलब इससे सीरीज़ में जब करंट निकलेगा, ये कौन सा करंट है, ये सबसे पहला करंट है। ठीक है, करंट का स्टार्ट यहीं से हो रहा है। ठीक है, इसको तुमने रोटेट करा दिया, करंट का स्टार्ट यहाँ से हुआ। अब ये सब चीज़ क्या है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तुम मान लो, इमेजिन कर लो कि करंट यहाँ से निकल रहा है, तुमको यहाँ से मानना है तो फिर डायग्राम इस साइड बनेगा। ठीक ना, तुम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। ठीक है, मन में इसको कैसे बनाने का क्या तरीका है कि मान लो
प्राइम मूवर से तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है और यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से जब करंट बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? तो एज़ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए। तो नॉर्थ के बनाने के लिए यहाँ पे करंट का डायरेक्ट मतलब वाइंडिंग इस नेचर का कर दो कि नॉर्थ बन जाए। मतलब यहाँ से जो करंट निकला वो सीरीज़ में गया। अब देखो यहाँ से नॉर्थ अगर बनाना है तो तुमको बाहर से अंदर करना होगा। तो देखो बाहर से अंदर कॉइलिंग कर दिए, नॉर्थ बन गया। अब ये जो सीरीज़ वाला सेकंड पार्ट जो सेकंड पोल में गया वो भी ऐसे बाहर से अंदर करोगे तभी यहाँ पे साउथ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे आता हुआ फ्लक्स देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर आता हुआ फ्लक्स, ठीक है। तो इसका साउथ। अब देखो यहाँ से जब सीरीज़ वाइंडिंग कंप्लीट किया तो सीरीज़ वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद वो लोड में गया है और डिवाइड किया है पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज़ वाइंडिंग जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये करंट डिवाइड हो गया, किसमें? फील्ड में इधर चला गया और लोड में इधर चला गया, ठीक है। इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकलने के बाद करंट लोड में ऐसे गया है, फील्ड में ऐसे गया है, ठीक ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि फील्ड वाला करंट कहाँ गया, वो तो लोड में गया ही नहीं। तो ये घूम के फिर वापस यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो लोड में ऐसा गया, ये करंट यहाँ पे लोड में चला गया, ठीक है। लोड में यहाँ पे लोड लगाए हुए, अब देखो सीरीज़ है तो लोड लगाना कंपलसरी है। लोड को यहाँ से करंट आता हुआ दिखा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। और ये जो करंट डिवाइड हुआ फील्ड करंट, ठीक है। तो अब समझो तुमने क्या यहाँ पे नॉर्थ प्रिडिक्ट किया था, नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये वाला मोशन है, मतलब नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो तुम्हारे ध्यान में ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है वो नॉर्थ बने, मतलब मेन फील्ड कौन है तुम्हारा? शंट ब्रांच का, क्योंकि इसी का फील्ड डोमिनेट करता है। क्यों डोमिनेट करता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? साउथ मतलब बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। तो बाहर से अंदर हम लोग इसका वाइंडिंग कर दिए तो इधर साउथ बन गया और इसका ऐसे जाके फिर यहाँ पे भी नॉर्थ बनाना है। तो नॉर्थ मतलब अंदर से बाहर। अब देखो ये जो करंट ऐसे हम लोग निकाले हैं, अब इसको मान लो हम इधर से निकालते हैं तो इधर से वाइंडिंग नेचर अलग हो जाता है, ठीक ना। तो उसका ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ डॉट से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ भी डॉट से करंट एंटर कर रहा है, मतलब वाइंडिंग नेचर एकदम ही सिमिलर है। तो अगर इसका बाहर से अंदर है तो इसका भी देखो ये वाला बाहर से अंदर है, ठीक ना। यहाँ देखो, यहाँ इंटर कर रहा है तो डॉट, यहाँ इंटर कर रहा है डॉट, मतलब ये वाला टर्न जो होगा और ये वाला टर्न सेम होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो करंट सीरीज़ में यहाँ से इंटर कर रहा है तो यहाँ बाहर से अंदर, और पैरेलल में यहाँ से इंटर कर रहा है तो यहाँ बाहर से अंदर, सेम है, इसका मतलब सही है, ठीक है। और इसका क्या, ये अंदर से बाहर, यहाँ पे कैसा टर्न होगा? यहाँ पे अंदर से बाहर आते हुए दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये अंदर से बाहर, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इधर भी अंदर से बाहर होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन करंट का डायरेक्शन अब पोलैरिटी वगैरह सब सही है, ठीक है। बस नेचर अलग है, इसको अंदर से बाहर करते तो सही होता। लेकिन खैर बस पोल बनने से मतलब है, ठीक ना। पोल बन गया तो सही है। अब आता है तुम्हारा डिफरेंशियली कंपाउंड। डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या बोले थे कि पैरेलल वाला फील्ड डोमिनेट करेगा और सीरीज वाला फील्ड सब्सट्रैक्टिव वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से करंट इंड्यूस हुआ, ये ऐसे गया, ये साउथ पोल बना दिया और ये ऐसे नॉर्थ पोल बना दिया, ठीक है। ये करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे पैरेलली डिवाइड किया तो स्टेटर का फील्ड जो बना, तो स्टेटर का फील्ड तुम्हारा साउथ बना, दैट इज़ ये रोटेशन हम लोग किए हैं तो ये इधर नॉर्थ बनना चाहिए। तो स्टेटर का इधर नॉर्थ इधर साउथ एज पर वाइंडिंग कर दिए और ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब आता है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। अब आता है इलेक्ट्रिकल मॉडल से ऑब्जर्वेशन। तो ये आर्मेचर करंट, फ्लक्स, शंट करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पावर, ठीक है। ये सब पावर बैलेंस हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब कुछ खास नहीं है। अब आता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड का टॉर्क और डिफरेंशियली कंपाउंड का टॉर्क। तो देखो डिफरेंशियली कंपाउंड में जो टॉर्क है, यहाँ पे देखो फील्ड ही घट रहा है जबकि यहाँ पे फील्ड ऐड ऑन हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इसमें कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम लोग दो सिचुएशन पे निकालते हैं, दैट इज़ पहले एट नो लोड एज रेटेड वोल्टेज। कहने का मतलब
इस जनरेटर को हमने आरपीएम पे प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट करा रखा है, ठीक है, और लोड हम लोग नहीं लगाए हैं, ठीक है। जब लोड नहीं लगाए हैं उस समय भी हमारा नो लोड पे भी रेटेड वोल्टेज पहुंच जाएगा। मतलब जनरेटर को तुम रन कराओगे और लोड नहीं लगाए हो फिर भी तुम्हारा रेटेड वोल्टेज तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। बस पावर कम कंज्यूम, मतलब फ्यूल तुम्हारा कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्यूमुलेटिव कंपाउंड कैसे बिहेव करता है, तो ये देखो, ये वाला राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट है। राइट में हम लोग चेंज करते हैं और लेफ्ट में हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो लोड को घटाए, लोड को घटाने से लोड करंट बढ़ गया। ये कैसे हुआ, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला से सिंपल है, तुम्हारा वोल्टेज एट टर्मिनल कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं चेंज करता है, क्योंकि जनरेटर पे जो लोड तुम लगाए हो वो टर्मिनल चेंज करेगा तो लोड अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज सेम है। तो ये सेम है, तो अगर ये चेंज कर रहा है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये चेंज करेगा, ठीक है। दैट इज़ लोड को तुमने घटाया है तो करंट बढ़ गया। कैसे बढ़ा, तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए समझो कि लोड रनिंग जनरेटर है और लोड तुमने कम किया। अब ये देखो, ये नो लोड पे चल रहा है, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो कि जनरेटर चल रहा है लोड पे और सडनली तुमने लोड कम किया, तो करंट तो अभी वही है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो उस करंट अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि लोड ही घट गया, इनडायरेक्टली ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसके बढ़ने से क्या हुआ, आर्मेचर करंट बढ़ गया। आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या हो गया, तुम्हारा फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स के बढ़ने से क्या हो गया, ईएमएफ बढ़ गया। अब ईएमएफ के बढ़ने से क्या हुआ, ये देखो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या असर पड़ा कि आर्मेचर करंट बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा। ये तुम्हारा सिमिलर हो गया इसके जैसा, दोनों में अगर इंक्रीज हुआ है तो ये साइड कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाया गया है, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट रह गया, ठीक ना। क्यों कांस्टेंट रह गया, क्योंकि लोड करंट चेंज किया, आर्मेचर करंट चेंज किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज किया, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया, तो भाई क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, इस क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यही बेनिफिट है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंडिंग हम लोग करते क्यों है, एक पॉइंट भूल गया। तो कंपाउंडिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि शंट जनरेटर में हमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिला था, वोल्टेज वर्सेस करंट का ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। ड्रूप मतलब घटता हुआ, तो घटता हुआ सही चीज़ है, मतलब उसमें जनरेटर को ऑपरेट कराया जा सकता है। सीरीज जनरेटर का वो V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक कैसा मिला था, तो बूस्टर मतलब इंक्रीज़ करता हुआ। ये बहुत ही डेंजरस है, ये हम लोग नहीं ऑपरेट कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों को अगर मिला दें हम लोग और प्रॉपर कैलिब्रेट कर दें तो हमें, मतलब इसी के लिए हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या किए, शंट भी डाल दिए, सीरीज भी डाल दिए और ऐसे कैलिब्रेट किए हैं कि हमें दोनों का मिक्स कर्व मिला, दैट इज़ फ्लैट, ठीक है। अब फ्लैट मिलने से हमारे फ़ायदा ये हो गया कि इसको हम कोई भी लोड करंट पे ऑपरेट करा सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा सेम ही रहेगा, ठीक ना। ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। कंपाउंडिंग करना मतलब सीरीज़ में ऐड करना। देखो ये जो तुम्हारा शंट और कंपाउंडिंग में है, ये है क्या चीज़, ये बेसिकली शंट वाला पार्ट, शंट जनरेटर वाला ही पार्ट है, ठीक ना। इसमें तुमने सीरीज़ बस ऐड कर रखा है, ठीक ना। ये मेन डायग्राम जो है, मेन मॉडल जो है, ये शंट वाला पार्ट ही है, ठीक है। इसमें तुमने सीरीज़ ऐड किया है। तो फाइनल तुम्हारा V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मिला। अब इसमें दूसरा चीज़ क्या आता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज़ में ऐड करना। तो सीरीज़ में मान लो हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दिया या घटा दिया, तो उसका क्या असर पड़ता है, वो इस कर्व में बताया गया है, ठीक है। यही है, अगर तुम नंबर ऑफ़ टर्न्स सीरीज़ में बढ़ा देते हो, किससे बढ़ा देते हो, मान लो प्रेजेंट में कुछ नंबर, अब देखो जनरेटर तुम बना रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें तो नहीं पता कि सीरीज़ में कितना नंबर ऑफ़ टर्न्स हम दें या कितना नहीं दें, तो आर्बिट्रेरी तुमने कोई नंबर दे दिया। अब मान लो कि वो नंबर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उससे अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि तुम्हारा ओवर कंपाउंडेड हो जाएगा। ओवर कंपाउंडेड मतलब क्या, क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग में क्या हो रहा था, फ्लक्स ऐड ऑन हो रहा था। तो अगर यहाँ पे तुमने गलती से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स दे दिया, तो दोनों फील्ड ऐड होके
क्या करेगा, बड़ा ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, ठीक ना। बड़ा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ प्रॉपर रेशियो में करंट और ईएमएफ बढ़ रहा था तब ये कांस्टेंट था, लेकिन ये अगर बड़ा नंबर में बढ़ जाएगा तो वोल्टेज तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ओवर कंपाउंडेड। ओवर कंपाउंडेड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज़ में तुमने जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा केस, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए उससे कम डाला है तुमने, तो कम डाला है तो उसको अंडर कंपाउंडेड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज घट जाएगा, ठीक ना। कौन सा वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो चेंज किया, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर जाके कौन देखने वाला है, हमें तो फाइनल टर्मिनल वोल्टेज देखना है। तो ये अंडर कंपाउंडेड में घट गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना देना है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। ये वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। देखो, अंडर कंपाउंडेड में घटता इसीलिए है क्योंकि अगर तुम कम नंबर ऑफ टर्न दोगे और आरपीएम बढ़ा दोगे तो करंट जो बढ़ेगा तो भाई कम नंबर ऑफ टर्न्स कितना ही ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। मतलब ये करंट कितना भी बढ़ जाए फ्लक्स तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा ये जो है वी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या कि चूँकि देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है, तो वो अपने औकात से ज़्यादा फ्लक्स बना नहीं पाएगा, तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा। करंट बढ़ रहा है लेकिन ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना, इसीलिए वी घट जाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा केस, दैट इज़ डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो नो लोड वोल्टेज, सॉरी, एट नो लोड रेटेड वोल्टेज, कहने का मतलब जनरेटर में हमने लोड नहीं लगा रखा है और उस समय रेटेड वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड कैसा बिहेवियर शो करता है, देखो लोड को डिक्रीज़ करने से ये करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिमिलर करंट के बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स के घटने से इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक चीज़ बढ़ रहा है एक चीज़ घट रहा है, मतलब वी कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ ये चीज़ आर्मेचर करंट बढ़ रहा है और ये घट रहा है, मतलब वी अफेक्ट हो जाएगा। कैसे अफेक्ट होगा, तो वी विल रिड्यूस टू जीरो, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट ऑफ टर्मिनल, ठीक है। तो कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बढ़ते हुए लोड करंट के साथ टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा घट रहा है, ठीक है। और एक आएगा ब्रेक पॉइंट के बाद सडन डिक्रीज़ होगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे ये जो एरिया है ये तुम्हारा कांस्टेंट करंट जोन है, इसमें हम आर्क वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा ग्राफ है, इसीलिए इस जनरेटर का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। अब आता है व्हेन फुल लोड इज़ रेटेड वोल्टेज, कहने का मतलब रेटेड आरपीएम पे तुमने जनरेटर को घुमा रखा है, लोड भी लगा रखा है और वोल्टेज भी आ रहा है, ठीक है। कितना वोल्टेज आएगा, तो रेटेड वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में तो ये देखो ये भी है तुम्हारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ही, ठीक है, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो सब कुछ सेम होगा, ये सब क्यूमुलेटिव का, ठीक है। तो इसका भी सेम है, रेजिस्टेंस घटा रहे हैं, लोड करंट बढ़ रहा है, लोड करंट के बढ़ने से ये सब चेंज हो रहा है। फाइनल क्या है, टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया, दैट इज़ लोड करंट के बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज़ फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड। अब बात आता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या होता है, तो सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्न्स को ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करने को ही कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन है पिंक और रेड, ये बेसिकली कंपाउंडिंग को ही बता रहा है, ठीक है। तो मान लो तुमने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखा है, ठीक है, सीरीज़ में, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जनरेटर ओवर कंपाउंड होगा। ओवर कंपाउंड होने का मतलब क्या हो गया कि टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट इज़ ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है और ये कब इंस्टेंट है, दैट इज़ फुल लोड का। फुल लोड का आने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा नो लोड पे ये चीज़ था, नो लोड पे ओवर कंपाउंडेड में ज़्यादा वोल्टेज था
अंडर कंपाउंडर में कम वोल्टेज था। साथ ही साथ यहाँ हम लोग क्या किए थे, हाइपोथेटिकली लोड को घटाए थे, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा फुल लोड आएगा, फुल लोड करने का मतलब नो लोड से फुल लोड में मतलब रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इस वाले का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इससे उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे लोड घटा रहे थे, करंट बढ़ रहा था। अब क्या करना है, लोड को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जब नो लोड से हम लोग फुल लोड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, लोड रेजिस्टेंस। ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, और ये अगर डिक्रीज़ हुआ तो फाइनली यहाँ पे पहुँच जाओ, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ये दोनों डिक्रीज़ होने के कारण ये तो तुम्हारा सेम रह कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक ना। ये भी डिक्रीज़ है, ये भी डिक्रीज़ है, सेम चीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन कंपाउंडिंग के केस में अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो तुम्हारा फ्लैट वाला का सेम मिलेगा। फ्लैट का सेम क्यों मिलेगा? क्योंकि ई भी घट रहा है, ई भी घट रहा है, ये तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दैट इज़ ये वाला चीज़ 40 - 10 = 30। अब इसमें दोनों बढ़े या घटे, ये चीज़ तो सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो फ्लैट कंपाउंड सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में क्या था, ज़्यादा वोल्टेज था 240। तो ये क्या होगा, जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसके घटने से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमारा डिक्रीज़ करेगा। मतलब ये जो 240 है, ये 240 जब लोड लगा देंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। डिक्रीज़ कहाँ कर जाएगा, मान लो डिक्रीज़ करके 230 से नीचे चला गया, ठीक है। क्योंकि सडन लोड लगा है, तो मान लो 230 मतलब रेटेड से नीचे चल गया, और फिर रन करते करते वो तुम्हारा रेटेड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो अंडर कंपाउंड है, अंडर कंपाउंड में क्या था, 220 था। तो ये कब था, नो लोड पे। अब तुमने फुल लोड लगा दिया, तो जनरेटर क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, मतलब जनरेटर तो वैसे ही जितना पावर डिमांड होता है उसको कैचअप करने का कोशिश करता है। तो जब लोड लगा दिए तो इसको बढ़ा के जनरेटर यहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है। तो बढ़ाते बढ़ाते मान लो ऊपर चल गया, तो उसको तू वो कॉम्पनसेट करते करते रेटेड तक ला देगा, ठीक है। ये तुम्हारा फुल लोड करंट है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये तो क्यूमुलेटिव का था, डिफरेंशियल का बनाने का ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल में देखो लोड बढ़ने से ये तुम्हारा घटता है, ठीक ना। तो ये तो तुम्हारा नो लोड पे था कि लोड बढ़ा रहे हो, दैट इज़ लोड बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, लोड के घटने से, सॉरी, लोड के घटने से ये बढ़ रहा है। तो सोचो लोड के घटने से जब ये ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो लोड के बढ़ने से तो और फालतू ग्राफ मिलेगा, ठीक ना। तो डिफरेंशियल का हम लोग नहीं बनाते हैं फुल लोड पे, डिफरेंशियल को बेसिकली यूज़ ही नहीं करते हैं।